प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी BSTC परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो परी DLED एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास से होने वाली है, जिसके अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं अंग्रेजी से जुड़े हुए टॉप 35 क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, 35 महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनको हल करने वाले हैं। इन साथियों 35 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के अंदर आपके साथियों जो अंग्रेजी के क्वेश्चन हैं ये सभी आपके कवर हो जाएंगे पूर्ण रूप से। साथियों जो थ्योरी जो है ना उसको भी हम कवर करने वाले हैं। आपकी एग्जाम में जो 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाले हैं ना, उसमें से साथियों बिल्कुल हूबहू यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ साथियों, इस एक क्लास को भी यदि पूरा देख लेते हो तो 15 प्लस जो क्वेश्चन है ये आप सही कर पाओगे। तो बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। तो इस बेहतरीन क्लास को साथियों हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है। जी हाँ साथियों, तो आज की इस बेहतरीन क्लास को साथियों हमें जो क्लास है ये सूर्यदेव सर के साथ में हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो इनको ये क्लास साथियों में हैंड ओवर करता हूं और बढ़िया तरीके से साथियों आपको समझा पाएंगे अंग्रेजी के 35 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो जी हाँ बिल्कुल स्वागत कीजिएगा इनका। जी हाँ। सो हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, जय श्री राम, जय श्री श्याम। जैसा कि सर आपको इंट्रोड्यूस कर चुके हैं कि आपके एग्ज़ाम में 20 क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए अपन 35 प्लस क्वेश्चंस का एक कंपाइलेशन लाए हैं, जिसके थ्रू आप कंप्लीट इंग्लिश को रिवाइज करके कंप्लीट अच्छे से एग्ज़ाम को 15 प्लस क्वेश्चंस आसानी से कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट मॉडल। He blank swim very fast when he was young. The first option is can, second option is could, third option is may and the fourth option is must. कैन का यूज अपन एबिलिटी, पावर, आपकी एफिशिएंसी, आपकी कार्य दक्षता को दिखाने के लिए किया जाता है। कुड कैन के पास्ट फॉर्म में यूज होता है। में किसी भी कार्य की पॉसिबिलिटी, उसके होने का संभावना को शो करता है। और मस्ट उसी कार्य की बाध्यता या मोरल ऑब्लिगेशन को शो करता है। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर बताइए एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कुड। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। शी इज गुड ब्लैंक मैथमेटिक्स। The first option is in, second option is at, third option is on and the fourth option is for. प्रीपोजिशन जिसका यूज अपन नाउन से पहले करते हैं, तो इस क्वेश्चन में आप करेक्ट आंसर बताइए एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एट। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज चूज द सिनोनियम ऑफ ब्रेव। सिनोनियम जैसे अपन जानते हैं हिंदी में जिसे पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। ब्रेव का सिनोनियम जैसे आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन इज कोवार्ड, सेकंड ऑप्शन इज फियरफुल, थर्ड ऑप्शन इज करेजियस एंड द फोर्थ ऑप्शन इज वीक। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, कोवार्ड का मतलब है डरपोक, फियरफुल मतलब भयभीत, करेजियस मतलब साहसी एंड वीक का मतलब होता है कमज़ोर। क्योंकि अपने को सिनोनियम पूछा है तो ब्रेव का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वह हो जाएगा करेजियस। सिनोनियम के अंदर आपको सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ऑप्शंस को कट करना है। सिनोनियम्स में सबसे बढ़िया बात 95 प्लस क्वेश्चंस में 3 ऑप्शंस को सेम दिया जाएगा और चौथे ऑप्शन को डिफरेंट पूछ के उसकी एबिलिटी को चेक किया जाता है। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट आर्टिकल। डैश गंगा इज ए होली रिवर। जैसे कि अपन जानते हैं आर्टिकल का यूज नाउन या प्रोनाउन से पहले किया जाता है। आर्टिकल मुख्यतः 2 प्रकार के हैं, इंडेफिनिट एंड डेफिनिट आर्टिकल्स। ए और एन को इनडेफिनिट आर्टिकल्स की श्रेणी में रखा जाता है एंड द को डेफिनिट आर्टिकल माना जाता है। आर्टिकल्स को पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको ये बात याद रखनी है कि आर्टिकल्स का यूज हमेशा काउंटेबल नाउन्स के पहले होगा। मतलब जैसे मिल्क जिसे अपन गिन नहीं सकते तो उसके आगे आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, वाटर के आगे आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा,
लेकिन पेन जिसे अपन काउंट कर सकते हैं तो उसके लिए आर्टिकल का यूज किया जाएगा और उसके साथ कंपलसरी भी होगा। तो इस क्वेश्चन में जैसे अपन देख पा रहे हैं, गंगा गंगा एक स्पेसिफिक रिवर है और किसी भी स्पेसिफिक चीज़ के लिए आर्टिकल द का यूज होता है, जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द यूएसए। तो इस क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा द। इस क्वेश्चन में आपको एक ख़ास बात याद रखनी है कि अगर एब्रीविएशन फॉर्म मतलब यूएसए, यूके जैसे शॉर्ट फॉर्म्स का अगर यूज किया जाए तो उसके सामने आर्टिकल का यूज हो सकता है, द आर्टिकल का यूज। लेकिन अगर इंडिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों का नाम यूज लिया जाए तो इनके साथ आर्टिकल्स का यूज नहीं होता। इसीलिए इस क्वेश्चंस को बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। ए पर्सन who कैन नॉट रीड और राइट। वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस जिसे अपन हिंदी में वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो ना लिख सके ना पढ़ सके उसे क्या कहा जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन इज स्कॉलर, सेकंड ऑप्शन इज इलिटरेट, थर्ड ऑप्शन इज टीचर एंड द फोर्थ ऑप्शन इज राइटर। स्कॉलर जो पढ़ा लिखा हो, इलिटरेट अपना करेक्ट आंसर यही होगा, इलिटरेट जिसका मतलब है जो पढ़ा लिखा न हो। जैसे ही आपने देखा होगा लिटरेसी रेट भारत की पूछी जाती है, मतलब साक्षरता दिवस, तो उसी शब्द से बना है। लिटरेट का मतलब साक्षर, इलिटरेट का मतलब असाक्षर। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 6 इज चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच को पढ़ने से पहले अपन जानते हैं कि इन्हें नरेशंस मतलब ये दो प्रकार से पढ़ाए जाते हैं, जैसे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच जैसे मैं आपको अभी बोल रहा हूँ ये डायरेक्ट स्पीच है, लेकिन मेरी इसी बात को आपने यूज लेके किसी अपने दोस्त को, अपने फ्रेंड को, किसी को बताया तो वो हो इनडायरेक्ट स्पीच होगी। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ उस समय वह प्रेजेंट टेंस में है, लेकिन इसी बात को आपने अपने दोस्त को बताया तो वो पास्ट की बात हो गई। तो इसीलिए नरेशन में अपन टेंस को चेंज करते हैं, जो कि आगे अपन पढ़ेंगे, वॉइस में टेंस चेंज नहीं होती। इसीलिए मैं आपको स्पीच से डायरेक्ट एक ट्रिक बताऊंगा जिसके थ्रू आप किसी भी क्वेश्चन को 10 सेकंड के अंदर सोल्व कर पाएंगे। आपको 12th बोर्ड एग्जामिनेशन से हटके अभी क्वेश्चंस को काटना सीखना होगा, तभी आप 10-12 सेकंड में करके क्वेश्चन को सिलेक्शन ले पाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ही सेड आई एम हैप्पी। The first option is he said that he was happy. The second option is he said that I am happy. The third option is he said he is happy. And the fourth option is he says that he was happy. तो आपको नरेशन से चेंज करने के लिए सबसे पहली बात को यूज काम में लेना है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सैड हो तो उसे टेल्स, टोल्ड में चेंज किया जाता है, तभी जब उसके बाद ऑब्जेक्ट आए, क्योंकि टेल एक इंट्रांजिटिव वर्ब ना होके एक ट्रांजिटिव वर्ब है जिसके आगे ऑब्जेक्ट का आना कंपलसरी है। इसीलिए अगर सैड के बाद ऑब्जेक्ट ना आए तो हम उसे किसी भी फॉर्म में चेंज नहीं करते। दूसरी बात, जैसा कि मैंने आपको बताया, इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस चेंज होती है। प्रेजेंट पास्ट में होगा, प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में होगा, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस पास्ट कॉन्टीन्यूस में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन में आई एम हैप्पी, एम प्रेजेंट टेंस है, तो सबसे पहले ऑप्शंस में पास्ट टेंस को खोजना होगा। सेकंड ऑप्शन में अपन देख पा रहे हैं कि एम आ गया, तो ये ऑप्शन नहीं हो पाएगा। थर्ड ऑप्शन में भी प्रेजेंट सिंपल का यूज़ हुआ है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। लेकिन फोर्थ ऑप्शन एंड फर्स्ट ऑप्शन में वाज का यूज़ हो रहा है, तो अपन जाएंगे पहले जो आपको मैंने रूल बताया कि सेड चेंज होगा या नहीं। तो फोर्थ ऑप्शन में शेष दे रखा है जो कहीं भी क्वेश्चन में रिप्रेजेंट नहीं किया गया है, तो सो करेक्ट आंसर इज 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज चूज द करेक्ट स्पेलिंग। स्पेलिंग के लिए कुछ खास नहीं लेगा, आपको सबसे पहले यूज़ लेना है कि सबसे पहले आप जो बोल रहे हैं उसे डायरेक्ट लिख लीजिए। अगर आपने ऑप्शंस को देखना शुरू किया तो कन्फ्यूजन हो सकती है। तो सबसे पहले जो दिया रखा है एनवायरनमेंट की करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है, तो इसके लिए जो सेकंड ऑप्शन है ENVIRONMENT, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8 इज चूज द करेक्ट वर्ब। अब जैसे आप टेंस पढ़ चुके हैं सभी बोर्ड एग्जाम्स में, तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि डेली प्रेजेंट सिंपल को शो करता है, मतलब आप जो कार्य डेली करते हैं आपके डेली रूटीन को शो करता है।
तो इस क्वेश्चन में अपन देख पा रहे हैं कि तो फर्स्ट क्वेश्चन है सी ब्लैंक टू स्कूल दिल्ली। फर्स्ट ऑप्शन इज गो, सेकंड ऑप्शन इज गोज, थर्ड ऑप्शन इज गोन एंड द फोर्थ ऑप्शन इज गोइंग। वर्ब में आपको सबसे पहले इसी बात का ध्यान रखना है कि डायरेक्ट थर्ड फॉर्म का यूज किसी भी सब्जेक्ट के साथ नहीं होता। तो गो की थर्ड फॉर्म गोन यहाँ नहीं होगा। किसी भी आईएनजी फॉर्म का डायरेक्ट यूज नहीं होता बिना हेल्पिंग वर्ब के, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। नाउ दो ऑप्शंस गो एंड गोज में से, जैसा कि आप जानते हैं सी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके लिए आपको एक सिंगुलर वर्ब का यूज लेना होगा। गो एक सिंगुलर वर्ब नहीं होती, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। सेंटेंसेस को जैसे अपन जानते हैं कई प्रकार से सेंटेंसेस को डिफाइन किया गया है। असर्टिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे इस सेंटेंस को बता पा रहे हैं, इस क्वेश्चन को आपको पढ़ने के बाद पता लगा होगा, वॉट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। ये लास्ट में जो साइन देख पा रहे हैं आप, ये एक्सक्लेमेटरी साइन है, विस्मयादि बोधक जिसे अपन कहते हैं। तो जैसे क्वेश्चन में दे पा रहे हैं, इम्पेरेटिव वो होते हैं जो आदेश देते हैं, रिक्वेस्ट की जाती है, ऑर्डर दिया जाता है। एक्सक्लेमेटरी वो सेंटेंस होते हैं जिसमें विस्मय हो, किसी चीज़ को देखकर आपको आश्चर्य हो, जिसे इंग्लिश में अलास, हुर्रा जैसे शब्दों से बयां किया जाता है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें आप प्रश्न पूछें किसी से। यहाँ पर ये गलती ना करें कि वोट को देखकर आपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस को टिक कर दिया होगा, ये आपके लिए गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एक्सक्लेमेटरी। इंटेरोगेटिव का यूज़ नहीं लेने का सबसे बड़ा कारण है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में WH वर्ड के बाद डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है, जो यहाँ पर ए ब्यूटीफुल एडजेक्टिव आ रहा है, ना कि वर्ब, इसीलिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, चेंज द वॉइस। जैसा कि आपको अभी बताया कि नरेशन में टेंस चेंज की जाती है, उसका कारण आपको पहले क्वेश्चन में बताया। वॉइस में टेंसेज को चेंज नहीं किया जाता। आपने बोर्ड एग्जाम में देखा होगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से चेंज किया जाता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट से चेंज किया जाता है। लेकिन मैं आपको आज दो ट्रिक्स ऐसी बताऊंगा जिससे आपको बिना किसी रूल को याद रखे आप वॉइस को बिल्कुल आसानी से 6 से 10 सेकंड में सोल्व कर पाएंगे। ही सेंटेंस को पढ़ पा रहे हैं, जैसे रवि राइट्स ए लेटर। सबसे पहले वॉइस बनाते समय ये एक्टिव सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट के ऊपर जोर दिया जा रहा है, लेकिन पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पे जोर दिया जाएगा। इसी कारण अपन कहते हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट से रिप्लेस किया जाए। पैसिव वॉइस बनाते वक्त सबसे पहले बाय का यूज लिया जाता है। बाय ए लेटर राइट्स रवि, ये एक्टिव वॉइस है तो ये अपना आंसर नहीं हो पाएगा। वॉइस का मैंने आपको बताया कि इसमें टेंस चेंज नहीं होती, तो इसी कारण ऑप्शन नंबर बी जो पास्ट फॉर्म है, जब ये अपने क्वेश्चन में प्रेजेंट सिंपल दे रखा है तो ये भी नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन ए लेटर इज रिटन बाय रवि या रवि इज रिटन बाय लेटर, पहले का अर्थ है कि लेटर को रवि के द्वारा लिखा गया। फोर्थ ऑप्शन है रवि को लेटर के द्वारा लिखा गया। तो आप अपन हिंदी भी समझ सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, चूज द कंपेरेटिव डिग्रीज। जैसा कि अपन जानते हैं डिग्रीज का यूज किसी भी चीज़ को कंपेयर करने के लिए कंपेरेटिव डिग्री का यूज लिया जाता है। जैसे राम इज ब्लैंक देन श्याम। कंपेरेटिव डिग्री का यूज हमेशा दो लोगों को कंपेयर करने के लिए होता है, जबकि सुपरलेटिव डिग्री का यूज हमेशा दो से ज़्यादा। जैसे राम इज बेस्ट इन द क्लास, तो वहाँ सुपरलेटिव डिग्री द बेस्ट का यूज हुआ है, क्योंकि वहाँ क्लास में दो से ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं। तो इस क्वेश्चन में अपन देखें तो कंपेरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव के साथ ER यूज करके कंपेरेटिव डिग्री को शो किया जाता है। तो फोर्थ ऑप्शन इज टोल, सेकंड ऑप्शन इज टोलेस्ट, थर्ड ऑप्शन इज टोलर, फोर्थ ऑप्शन इज मोर टोल। जैसा कि अपन कंपेरेटिव डिग्री यूज ले रहे हैं तो टोलेस्ट जो कि सुपरलेटिव डिग्री है इसका यूज नहीं होगा। टोल एक पॉजिटिव डिग्री को शो करता है जो कंपेरेटिव नहीं हो सकती। तो सो करेक्ट आंसर इज सी, ऑप्शन नंबर सी, टोलर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, चूज द करेक्ट मॉडल।
अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज लिया जाएगा। उसमें मैंने आपको बताया कि मे का यूज पॉसिबिलिटी, कैन का यूज पावर, आपकी कार्य क्षमता को दिखाने के लिए शो होता है, कुड उसी की पास्ट फॉर्म को शो करता है, जबकि शुड आपके मोरल ड्यूटीज़ को शो होता है। इसी के लिए अपन ought to का भी यूज करते हैं, लेकिन ought to डीप रेस्पेक्ट दिखाने के लिए किया जाता है, जैसे सोल्जर्स के साथ, अपने पेरेंट्स के लिए। अगर इसमें ought to ऑप्शन हो तो शुड का यूज नहीं कर सकते, इसमें ought to का यूज होगा। लेकिन क्योंकि अपने को ought to ऑप्शन नहीं है तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, डेट इज शुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, चूज द एंटोनियम ऑफ विक्ट्री। एंटोनियम जिसे हिंदी में विलोम शब्द कहा जाता है, तो विलोम शब्द के लिए विक्ट्री का विलोम हमें बताना है, जिसमें पहला ऑप्शन है सक्सेस, सेकंड ऑप्शन है डिफीट, थर्ड ऑप्शन है अचीवमेंट, फोर्थ ऑप्शन है विन। विक्ट्री का मतलब होता है विजय, ट्रिम्फ जिसे कहते हैं। सक्सेस का मतलब सफल होना, डिफीट का मतलब हार, अचीवमेंट का मतलब है किसी चीज़ या सक्सेस को प्राप्त करना, विन का मतलब होता है जीतना। तो अपने को विक्ट्री का एंटोनियम पूछा है तो उसका करेक्ट आंसर होगा डिफीट, जिसका मतलब है हार। नाउ ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 14 का जैसे अपन देख पा रहे हैं, चूज द करेक्ट आर्टिकल। मैंने आपको ऊपर के क्वेश्चंस में आर्टिकल्स का यूज़ बताया कि अपन नाउन या प्रोनाउन से पहले आर्टिकल का यूज करते हैं, जिसमें मैंने आपके द को यूज को बिल्कुल गहराई से समझाया, लेकिन ए एन का यूज अपन इस क्वेश्चंस में देखेंगे। आर्टिकल्स का यूज करते वक्त सबसे बड़ी गलती यह है, किसी भी आर्टिकल के आगे आने वाले नाउन के स्वर को देखकर लगाने वाली सबसे बड़ी गलती है अपनी। आर्टिकल्स का यूज हम अपन ए, ई, आई, ओ, यू को देखकर करते आए हैं, जो अपनी 5th 6th क्लास तक यूज़ होता था, लेकिन वो सबसे बड़ी गलती थी। हमें आर्टिकल्स का यूज़ हमेशा हिंदी के हिसाब से करना है कि वह व्यंजन है या फिर स्वर है। तो अम्ब्रेला को जैसे आप लिखते हैं ही बोट डैश अम्ब्रेला, अम्ब्रेला को ए से शुरू हो पा रहा है, जो अपन जानते हैं स्वर होता है। तो इसमें ए, ई, आई, ओ, यू के हिसाब से अगर आपने ए ऑप्शन टिक किया तो सरासर गलत होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एन। हमेशा यू से स्टार्ट होने वाले के साथ एन आए ऐसा ज़रूरी नहीं। जैसे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी को आप देख पा रहे हैं, यूनिवर्सिटी को हिंदी में लिखें तो यू से शुरू होता है और यह एक व्यंजन है, तो इसके साथ हमेशा ए यूनिवर्सिटी यूज होगा। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मैन, अपन इसको देखकर ए का यूज एच को देखकर करते थे, जो सबसे बड़ी गलती है। एच को देखकर इसके साथ ए का यूज नहीं होता, इसमें एच साइलेंट रहता है, इसको बोला जाता है ऑनेस्ट। जैसे ओ नेस्ट, ओ से शुरू होने का ये स्वर है, इसी के लिए इसके साथ एन ऑनेस्ट यूज होता है। सो करेक्ट आंसर मैंने आपको बताया, इसका होगा ऑप्शन नंबर बी एन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। जैसे वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो अपन क्वेश्चन को पढ़ें तो ए प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट, ऐसी जगह जहाँ पर किताबों को रखा जाता है। पहला ऑप्शन म्यूजियम, नेक्स्ट ऑप्शन इज लाइब्रेरी, नेक्स्ट ऑप्शन इज लेबोरेटरी एंड द फोर्थ ऑप्शन इज बेकरी। म्यूजियम मतलब संग्रहालय जहाँ पर एंटीक चीज़ों का स्टोर किया जाता है। लेबोरेटरी जैसे अपन जानते हैं फिजिक्स लेबोरेटरी हो सकती है, केमिस्ट्री लेबोरेटरी जहाँ पर विज्ञान संबंधी प्रयोग किए जाते हैं। बेकरी जहाँ केक से रिलेटेड सामान बनता है। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी लाइब्रेरी, जिसका यूज है पुस्तकालय। क्वेश्चन नंबर 16, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। नरेशन में मैंने आपको बताया क्या सबसे पहला जो रूल ध्यान रखना है आपको कि टेंस चेंज होता है। इस क्वेश्चन को अपन पढ़ें तो शी सेड आई विल कम टुमारो। सबसे पहले आपको नरेशन देखने के बाद सीधा ऑप्शन में ही जाना है। विल चेंज होगा वुड में, शैल होगा शुड में, कैन कुड में, और मे का यूज माइट में चेंज होता है।
जैसा कि अपन ऑप्शन नंबर 2 में देख पा रहे हैं, यहाँ पर विल का यूज़ हुआ है, तो यहाँ ऑप्शन बी नहीं हो सकता। फोर्थ ऑप्शन शी सैड शी केम टुमारो, यहाँ भी वुड का यूज़ नहीं हुआ, तो ये ऑप्शन नहीं हो पाएगा। ऑप्शन नंबर ए एंड सी में जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सैड को थर्ड ऑप्शन में सेज में चेंज कर दिया है, जो गलत है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए। जैसा कि आपको बताया था, हमें किसी भी क्वेश्चन को 10 से 12 सेकेंड में सोल्व करना है, तो हमें ऑप्शंस की सहायता लेनी होगी, तभी हम अपने साथ वाले कॉम्पिटिटर्स को बीट कर पाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, चूज द सिनोनियम ऑफ ऑनेस्ट। सिनोनियम पर्यायवाची शब्द ऑनेस्ट, जिसका मतलब होता है ईमानदार। फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रूथफुल, सेकंड ऑप्शन इज क्लेवर, थर्ड ऑप्शन इज एंग्री एंड फोर्थ ऑप्शन इज प्राउड। क्लेवर का मतलब होता है चालाक, एंग्री का मतलब गुस्सा, प्राउड का मतलब होता है गर्व, ऑनेस्ट का मतलब जैसे कि ईमानदार देख पा रहे हैं। तो पहला ऑप्शन ट्रूथफुल, जिसका मतलब होता है विश्वास पात्र व्यक्ति, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशंस का यूज़ नाउन प्रोनाउन के लिए मैंने आपको बता दिया है। तो क्वेश्चन है द कैट इज हाइडिंग ब्लैंक द टेबल। फर्स्ट ऑप्शन इज अंडर, सेकंड ऑप्शन इज ऑन, थर्ड ऑप्शन इज बिसाइड एंड द फोर्थ ऑप्शन इज अबव। ऑन किसी टेबल या किसी सामान को बिल्कुल सटा के ऊपर रखने के लिए यूज होता है। बिसाइड का मतलब होता है बगल में, जैसे आपके बगल में आपका कोई दोस्त बैठा हो। अबव का मतलब है किसी चीज़ को ऊंचाई पर रखना, जैसे पंखा अपनी खूब हाइट पर जो अपने से टच नहीं होता। जबकि जो कैट है वो टेबल के नीचे है, तो इसके लिए अबव का तो यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा अंडर। इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखता है, कई बार ऑप्शन बिलो का भी ऑप्शंस में दिया जाता है, तो अंडर और बिलो में कंफ्यूज नहीं होगे। बिलो किसी भी चीज़ का टच न होना, जैसे आप किसी रूम में छिप रहे हैं तो छत आपसे बहुत ऊंचाई पर, तो आप छत से नीचे छिप रहे हैं। जैसे किसी आपने फ़ोन को पिलो के नीचे, तकिए के नीचे रखा होगा, तो वो पिलो के टच हो रहा है, तो उसके लिए अंडर का यूज होगा, ना कि बिलो का। क्वेश्चन नंबर 19, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। फर्स्ट अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का मतलब होता है निवास स्थान, जैसे आप कहीं घूमने गए तो आपने होटल लिया, आपका पीजी आपका रूम, वह होता है अकोमोडेशन, निवास स्थान। तो इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग है वो अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऑप्शंस में ACCOMMODATION होती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20, चूज द करेक्ट वर्ब। दे ब्लैंक क्रिकेट नाउ। वर्ब्स के यूज में आपने देखा होगा कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में नाउ का यूज किया जाता है, मतलब किसी कार्य को आप उसी समय कर रहे हैं उसके लिए नाउ का यूज होता है। तो क्वेश्चन नंबर में देख पा रहे हैं कि फर्स्ट ऑप्शन ए का है प्ले, सेकंड ऑप्शन इज प्लेज, थर्ड ऑप्शन इज प्लेइंग एंड द फोर्थ ऑप्शन इज प्लेड। फोर्थ ऑप्शन जो कि थर्ड फॉर्म में डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद यूज नहीं होती। दे से ऑप्शन नंबर बी में दिया है, क्योंकि दे प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके लिए प्लेज का यूज़ नहीं होगा। ऑप्शन ए और सी में से जैसा कि आप देख पा रहे हैं नाउन कॉन्टीन्यूअस है, तो ऑप्शन नंबर 3 आर प्लेइंग का यूज होगा। जैसा कि आपने अपने 20 क्वेश्चन में अभी तक देखा होगा, अपन ऑप्शंस की सहायता पे किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हैं। तो इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा और दो ऑप्शन काट के अगर आप दो में भी गेस ले पा रहे हैं तो 50% आपके चांसेस हैं कि आपका क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। तो जैसा कि आपने 20 क्वेश्चंस में हमारी ट्रिक्स को देखा, अगर आपको बढ़िया लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई सुधार करना हो तो आप हमें सजेशन कीजिए, आपके लिए बेस्ट चीज़ें उपलब्ध इसी ही चैनल पर कराई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 21 में देख पा रहे हैं आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। सेंटेंसेज को मैंने आपको बताया कि असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव एंड इंटेरोगेटिव क्वेश्चन से यूज लेते हैं। अभी इस क्वेश्चन में प्लीज़ हेल्प मी दिया है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेज वो होते हैं जिसमें ऑर्डर दिया जाए, सजेशन दिया जाए, एडवाइस दी जाए, रिक्वेस्ट की जाए, मतलब किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए जो सेंटेंस यूज़ होते हैं उसी में इम्पेरेटिव यूज़ होता है। सेकंड इंटेरोगेटिव मतलब WH या हेल्पिंग वर्ब से किसी को क्वेश्चन करने के लिए जो
सेंटेंस यूज लेते हैं उसे ही इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी एक्सक्लेमेटरी विस्मयादि बोधक के लिए होता है, और असर्टिव किसी व्यक्ति को डायरेक्ट या नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज लेके कहे जाने वाली बात को असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं कि प्लीज़ हेल्प मी में रिक्वेस्ट की जा रही है, और रिक्वेस्ट हमें इम्पेरेटिव सेंटेंस के थ्रू शो करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, चेंज द वॉइस। क्वेश्चन है द वर्क वाज कंप्लीटेड बाय मोहन। बाय का यूज पेसिव वॉइस में किया जाता है। तो जैसा कि आप क्वेश्चन में दे रखे हैं, अभी तक हमें एक्टिव वॉइस दे के पेसिव पूछा जा रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में पेसिव देने के बाद एक्टिव पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में आपको वॉइस में टेंसेज को चेंज नहीं करना है, तो उसी कॉन्सेप्ट को यूज लेके अपन ऑप्शन को कट करेंगे। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि मोहन कंप्लीट्स द वर्क, जो कि प्रेजेंट सिंपल है, जबकि क्वेश्चन में हमें पास्ट की बात बताई जा रही है, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में आप देख पा रहे हैं हैज़ कंप्लीटेड, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है, तो ये ऑप्शन अपन नहीं करेंगे। मोहन वाज कंप्लीटिंग द वर्क, कंप्लीटिंग अगर एक्टिव में दिया हो तो पेसिव में उसके लिए बीइंग का प्रयोग किया जाता है, जो अपने क्वेश्चन में कहीं भी नहीं है, तो इसके लिए ऑप्शन सी भी नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मोहन कंप्लीटेड द वर्क। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, चूज द करेक्ट आर्टिकल। क्वेश्चन आई सा ब्लैंक ईगल इन द स्काई। ईगल एक नाउन है। ईगल को अपन हिंदी में लिखें तो ई से स्टार्ट होगा, जिसे हिंदी में स्वर कह सकते हैं। तो इसके साथ आर्टिकल जो यूज होगा वो होगा एन। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एन। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, चेंज द इनडायरेक्ट स्पीच। नरेशन को देखते ही आपको सबसे पहले ये बात याद आनी चाहिए कि उसमें टेंसेज को चेंज किया जाता है। तो उसी के हिसाब से अपन ऑप्शंस को कट करें। तो ऑप्शन नंबर सी, द टीचर सेज। सेज प्रेजेंट को दिखा रहा है, जबकि अपने क्वेश्चन में प्रेजेंट दिया है जिसे पास्ट में चेंज करना होगा, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में देखें तो आस्क द यूज हुआ है, जो कि अपन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज को अगर इनडायरेक्ट में चेंज करें तभी होता है, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन इम्पेरेटिव सेंटेंसेज है। डू योर होमवर्क, जिसमें सजेशन दी गई है, एडवाइस दी गई है। ऑप्शन नंबर बी, द टीचर एडवाइज्ड अस टू डू आवर होमवर्क। तो यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, चूज द करेक्ट वर्ब। द क्वेश्चन इज ही ब्लैंक फिनिश्ड हीज वर्क। जैसा कि आप इस क्वेश्चन में दे रखे हैं, पहला ऑप्शन हैज़ दिया है, सेकंड ऑप्शन हैव है, एंड थर्ड ऑप्शन इज हैड, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज हैविंग। किसी भी कार्य को थोड़े समय पहले कंप्लीट होने पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेज का यूज किया जाता है। अगर यह भी आपको क्वेश्चन पढ़ते समय समझ ना आए तो आप ऑप्शंस की हेल्प ले सकते हैं। ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है जिसके साथ हैव का यूज़ नहीं होता। डायरेक्ट आईएनजी फॉर्म का बिना हेल्पिंग वर्ब के यूज़ नहीं होता। तो अगर आपने बिल्कुल भी वर्ब नहीं पढ़ा है तो दो ऑप्शंस को आप आसानी से काट सकते हैं। अभी क्योंकि इस सेंटेंस में आगे किसी भी पास्ट चीज़ को डिस्क्राइब नहीं किया जा रहा, तो हैड का यूज़ नहीं कर सकते, इसीलिए इसी क्वेश्चन में करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हैज। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, चेंज द वॉइस। आपको सेंटेंसेज में बताया गया था कि सेंटेंसेज 3 से 4 प्रकार असर्टिव, इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव, इंटेरोगेटिव टाइप के होते हैं, जिसमें से ये पढ़ने के बाद आप बता पा रहे हैं कि ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है जिसमें ऑर्डर दिया जा रहा है, ओपन द डोर। Then the first option shows let the door be opened. Second option is the door is opened. Third option the door was opened, and the fourth option is open the door. किसी भी सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए थर्ड फॉर्म का यूज़ नहीं किया जाता, तो डी का ऑप्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें वो इसमें टेंस चेंज नहीं करना होता। जबकि ऑप्शन नंबर सी पास्ट फॉर्म दिखा रहा है जो क्वेश्चन में कहीं भी नहीं दी गई, तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं हो पाएगा।
वॉइस को चेंज करते समय इम्पेरेटिव सेंटेंसेज में दो प्रकार से बनाए जा सकते हैं वो पैसिव वॉइस। या तो आप लेट से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर ऑर्डर टू, यू आर सजेस्टेड टू जैसे शब्द का यूज लेकर बना सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन को अपन ऑप्शन नंबर ए टिक कर सकते हैं, जैसे लेट द डोर बी ओपन। अगर ये ऑप्शन ना हो तो आप इसे ये भी लिख सकते हैं, यू आर ऑर्डर टू ओपन द डोर। अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। ये दोनों ही करेक्ट ऑप्शन होंगे, जो दोनों एक साथ कभी भी एग्जामिनर आपको नहीं देगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 27, चूज द कंपेरेटिव डिग्री। आपने डिग्री का यूज ऊपर के क्वेश्चंस में देखा होगा कि कंपेरेटिव डिग्रीज दो लोगों को कंपेयर करने के लिए यूज होती है। सुपरलेटिव डिग्री दो से ज़्यादा को कंपेयर करने के लिए होती है। तो क्वेश्चन कह रहा है दिस रोड इज ब्लैंक देन दैट रोड, मतलब इस रोड को उस रोड से कंपेयर किया जा रहा है, तो इसमें अपन कंपेरेटिव डिग्री यूज करेंगे। अगर आपको इससे समझ ना आए तो देन को ध्यान रखिए, हमेशा कंपेरेटिव डिग्री में ही देन का यूज़ होता है, उसके अलावा किसी में भी देन का यूज़ डायरेक्ट नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है नैरो, सेकंड ऑप्शन इज बी नैरोवर, थर्ड ऑप्शन इज नैरोवेस्ट एंड द फोर्थ ऑप्शन इज मोर नैरो। नैरोवेस्ट आप जानते हैं सुपरलेटिव डिग्री है, वो यहाँ यूज़ नहीं हो पाएगी। नैरो एक पॉजिटिव डिग्री है जो डायरेक्ट कन्वे के लिए कहा जाता है, ना कि कंपेरिजन। तो करेक्ट ऑप्शन जो आप देख पा रहे हैं वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डैट इज नैरोवर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। स्पीच के आप खूब क्वेश्चन ऊपर देख सकते हैं। अगर आपने वहाँ अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से 7 से 8 सेकेंड में सोल्व कर देंगे। तो ऑप्शन को यूज लेके अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और क्वेश्चन कह रहा है रितु सेड वेयर डू यू लीव। इनडायरेक्ट स्पीच को बनाते वक्त टेंसेज को चेंज किया जाता है। यहाँ पर डू प्रेजेंट सिंपल को शो कर रहा है, तो हमें इस सेंटेंस को चेंज करते वक्त इनडायरेक्ट में पास्ट सिंपल का यूज करना होगा। ऑप्शन नंबर ए में आप देख पा रहे हैं रीता आस्क्ड वेयर आई लिव्ड। सेकंड ऑप्शन कह रहा है रीता आस्क्ड वेयर डू आई लिव। डू प्रेजेंट को शो कर रहा है जो अपने को पास्ट में चेंज करना है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। रीता सेड वेयर आई लिव्ड एंड द फोर्थ ऑप्शन इज रीता आस्क्ड वेयर डिड आई लिव। डिड का यूज वेयर के बाद डायरेक्ट यूज करने के लिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज होता है, जहां अपन यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं देख पा रहे हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। अब ऑप्शन ए एंड सी में से अगर आप देख पा रहे हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी में आप देख पा रहे हैं कि सेड का यूज़ हुआ है जो असर्टिव सेंटेंस में यूज़ होता है, ना कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। तो अपन 3 ऑप्शंस को कट कर चुके हैं, बी सी एंड डी, तो एक ही ऑप्शन आपके पास सही बचता है ए। तो आप ऑप्शंस का यूज़ लेके बड़े आसानी से इंग्लिश के किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, चूज द करेक्ट आर्टिकल। ये क्वेश्चन देख के आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था ऊपर, ही इज़ ब्लैंक ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मतलब भाववाचक संज्ञा है। ऑनेस्ट के अनकाउंटेबल नाउन होने के कारण इसके साथ अकेले आर्टिकल का यूज़ नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर इसके बाद नाउन का यूज़ हो तो ये एक एडजेक्टिव की तरह कार्य करेगा, तो अपन इसके आगे आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। इसीलिए ऑनेस्ट को डायरेक्टली आर्टिकल से कनेक्ट नहीं कर सकते जब तक इसके आगे नाउन न हो। मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन में एन ऑनेस्ट बताया था, आपने अगर वहाँ डाउट किया तो आपकी इंग्लिश की तैयारी बहुत अच्छी है। तो इस क्वेश्चन को देख के जैसा कि आप देख चुके हैं, इसका जो करेक्ट आंसर मैंने आपको ऊपर बताया होगा एन ऑनेस्ट मैन, क्योंकि यहाँ पर एच साइलेंट रहता है, इसको लिखा जाता है ओ। इसी कारण इसमें 8 क्वेश्चन नंबर 29 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30, चूज द करेक्ट वर्ब। क्वेश्चन है इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही ब्लैंक पास। ऐसे सेंटेंसेज को कंडीशनल सेंटेंस कहा जाता है, जो मेनली 3 प्रकार के होते हैं। तो मैं आपको कंडीशनल सेंटेंस को बिल्कुल गहराई से समझाने का तो टाइम नहीं है, क्योंकि कल आपका एग्ज़ाम है। तो मैं आपको केवल हिंदी के हिसाब से इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करूंगा। आपके सिलेबस में केवल इतना ही होगा कि आप अगर उस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं तो आपको रूल रटने की ज़रूरत नहीं है।
जैसा कि हिंदी करें तो इफ़ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो मेहनत करता है तो वह पास होगा। मतलब अगर आज आप मेहनत करोगे तभी आप आगे सफल होगे। तो प्रेजेंट को शो करने के बाद में सफल होना जो आप फ्यूचर में कर पाओगे, तो फ्यूचर के लिए अपन कौन सा टेंस यूज करते हैं आपको पता है, सेल या फिर विल का यूज फ्यूचर के लिए किया जाता है। इसमें वुड का नहीं होगा यूज क्योंकि ये पास्ट फॉर्म है। कैन आपकी एबिलिटी को शो करता है जो यहाँ पर नहीं शो किया जा रहा। कुड उसकी पास्ट फॉर्म है जो हमें प्रेजेंट में कनेक्ट करनी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर, जो क्योंकि आप फ्यूचर टेंस का यूज करना चाहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। तो जैसा कि आप अपने सिलेबस में देख पा रहे हैं, आपकी ऑप्शंस भी ऐसे देंगे जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। क्वेश्चन नंबर 31, चेंज द वॉइस। इससे पहले अपन वॉइसेज के कितने क्वेश्चन सोल्व किए, उससे आपको हेल्प मिली होगी इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से सोल्व करने के लिए। लेकिन क्योंकि हमने ऐसी कंपाइलेशन बनाई है जिसमें हर एक क्वेश्चन नया हो, जिससे आप कंप्लीट सिलेबस को मात्र 35 क्वेश्चन से समझ पाएँ। और अगर आप इतना पढ़ के जाएंगे तो आपके एग्ज़ाम में 15+ मार्क्स आने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो इस क्वेश्चन को पढ़ें। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। वॉइस को चेंज करने के लिए यूज किया है अपने टेंसेज को हर बार। टेंस चेंज वॉइस में नहीं होती, नरेशन में होती है। तो पीपल स्पीक जो शो कर रहा है प्रेजेंट सिंपल, तो हमें वॉइस पेसिव बनाते वक्त टेंस को चेंज नहीं करना है, तो प्रेजेंट ही टेंस होनी चाहिए हर ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर बी आप देख पा रहे हैं कि वाज जो पास्ट हो गया, तो ये ऑप्शन नहीं हो पाएगा। ऑप्शन नंबर डी हैज स्पोकन, ये प्रेजेंट सिंपल का नया होकर प्रेजेंट परफेक्ट है, जो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी को आप देख पा रहे हैं, इंग्लिश स्पीक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब इंग्लिश पूरे दुनिया में बोली जाती है, तो ये पेसिव नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल की एक्टिव वॉइस को यूज किया गया है। तो ऑप्शन केवल बचता है ए, जो आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन आप इसको देख के आपको लग रहा होगा कि मैंने आपको बताया कि वॉइस में बाय का यूज़ होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं भी बाय का यूज़ किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो इसका कारण ये है कि अगर किसी सब्जेक्ट को यूनिवर्सल माना जाए, मतलब कि वही होना है, जैसे ही इज़ अरेस्टेड, तो अरेस्ट करने की पावर केवल पुलिस के पास होगी, ना हम कर पाएंगे ना आप कर पाएंगे। तो उसके लिए ही इज़ अरेस्टेड बाय पुलिस ना लिखकर केवल ही इज़ अरेस्टेड लिखा जाता है। इंग्लिश को स्पोक बोलने वाले लोग ही होंगे, कोई जानवर तो इंग्लिश बोलेगा नहीं। तो इसके लिए बाय द पीपल न लगाकर केवल इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड लिखा जाता है। अगर आप बाय द पीपल लिखेंगे तो भी करेक्ट है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश उसे सही नहीं मानती। नाउ क्वेश्चन नंबर 32। अभी तक अपन ने ग्रामर के सारे रूल, एक्टिव, नरेशन, आर्टिकल, वर्ब, सेंटेंसेज के टाइप सभी पढ़े। उसके बाद आता है अपना कॉम्प्रीहेंसिव पार्ट, जिसे अपन कहते हैं पैसेज। इस पैसेज के आपके 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे और आपके एग्ज़ाम के सिलेबस के हिसाब से पैसेज को बिल्कुल अच्छे से पढ़कर बिल्कुल आसानी से इस क्वेश्चन को जवाब देना है। और ये शायद पूरे सिलेबस का सबसे ईजीएस्ट पार्ट होता है, क्योंकि इसमें आपको सब कुछ दे रखा है, बस आपको उसे पढ़ के अच्छे से पढ़कर ऑप्शंस को उसी में से पैसेज में से ढूंढकर आपको आंसर देना है। तो इससे अच्छा सिलेबस आपको कहीं मिलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 सेज वेयर डिड रवि लीव। जैसा कि आपने पैसेज को पढ़ा होगा कि रवि एक हार्ड वर्किंग बॉय था। वह एक स्मॉल विलेज में रहता था अपने पेरेंट्स के साथ। हर रोज़ वह 5 किलोमीटर चलकर स्कूल जाता था। वह हमेशा अपने टीचर्स की रेस्पेक्ट करता और अपने दोस्तों की सहायता करता। एक दिन वह स्कॉलरशिप जीता क्योंकि उसके हार्ड वर्क के कारण उसने अपनी यह अचीवमेंट प्राप्त की। तो आप इस क्वेश्चन को देख के सोच पा रहे होंगे, आप अच्छे से आपने पैसेज में पढ़ा है तो आंसर दे सकते हैं कि रवि कहाँ पर रहता था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इन ए स्मॉल विलेज। नाउ क्वेश्चन नंबर 33। हाउ फार डिड रवि वॉक डेली, कि रवि हर रोज़ कितने किलोमीटर चलता था। आपने पैसेज में देखा होगा कि सेकंड लाइन में कह रखा है एवरी डे ही वॉकड 5 किलोमीटर्स। तो जो अपना करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, डैट इज 5 किलोमीटर। नाउ 34, क्वेश्चन नंबर 34। वाई डिड रवि विन ए स्कॉलरशिप। आपने पैसेज की लास्ट लाइन को बिल्कुल गहराई से पढ़ा हो तो आपको पता लगा होगा कि वह स्कॉलरशिप अपनी मेहनत के बल पे जीता था।
Then the correct answer is option number C, that is because of his hard work. Now the question number 35. Ravi always respected his option number first friends, parents, neighbors, teachers. उसने, जैसा कि आप पैसेज में देख पा रहे हैं, थर्ड लाइन में लिखा है ही ऑलवेज रेस्पेक्टेड हिज पेरेंट्स एंड हेल्प्ड हिज फ्रेंड्स। क्वेश्चन रेस्पेक्ट के लिए पूछ रहा है तो टीचर होगा, अगर क्वेश्चन में हेल्प के लिए पूछा हो तो उसके हिज फ्रेंड्स उसका आंसर होगा। जैसा कि अपन ऑप्शन देख पा रहे हैं 35 क्वेश्चन में कि उसने रेस्पेक्ट के लिए पूछा है, तो रेस्पेक्ट होगी उसके टीचर्स के लिए, डेट इज ऑप्शन नंबर डी। जैसा कि आपने अभी तक इंग्लिश के 35 क्वेश्चंस के थ्रू कंप्लीट रिवाइज किया, उम्मीद है आपको ये बिल्कुल अच्छा लगा होगा, और इससे बढ़िया अगर आप सफल हों कमेंट कीजिए। बिल्कुल साथियों, आपको क्लास कैसी लगी? बिल्कुल आपको 35 जो क्वेश्चन है ये आपको बढ़िया तरीके से सर ने साथियों समझाए हैं, व्याख्या करी है। मैं कामना करता हूं कि आपका भविष्य उज्जवल हो और साथियों 35 महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन करवाए हैं उन्हीं में से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए और आपकी एग्जाम के अंदर बहुत फायदा देखने को मिले। बिल्कुल मैंने आपको कहा था कि आपको एक अंग्रेजी की क्लास भी दी जाएगी। बिल्कुल साथियों सभी के सभी क्वेश्चन जो है ये यहीं से देखने के मिलने वाले हैं। यदि आपने साथियों सर के जो रूल हैं वो उनको समझा है और उनको ध्यान में रखते हो तो एग्जाम के अंदर साथियों इन्हीं रूलों को आपको क्या है फॉलो करना है और एग्जाम के अंदर इन्हीं में से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। और मैंने आपको कई बार कहा है कि 200 क्वेश्चन आएंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सभी क्वेश्चन आपको कर कराना है और अपने ऊपर आपको भरोसा रखना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो क्वेश्चन की साथियों प्रोबेबिलिटी जो होती है सही होने की वह आपकी ज्यादा बढ़ जाती है। तो क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है और बढ़िया तरीके से पेपर को कर कराना है। और शाम को वापस मिलेंगे साथियों 8 बजे राजस्थान जीके की क्लास के साथ। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा और क्लास बढ़िया लगी हो तो साथियों सर के लिए आपको लाइक करना है, बढ़िया सा कमेंट भी करना है, जो साथियों आपके लिए तरह तरह की क्लासें लेकर आते रहेंगे। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत।